से बात करें। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए, इतना अपील करके मेरी बात से माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आप बार बार उठोगे तो मौका नहीं दिया जाएगा। ये सदन है, सभी माननीय सदस्य अगर आपको मौका दिया जाएगा, आप एक पार्टी के हो और आपको मौका देंगे, लेकिन बीच बीच में नहीं उठते हैं, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। तो आप भी अपनी बात कहना। अनिल रंजन चौधरी जी। सर, आपको विराजमान होते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया। सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृहमंत्री नदारत रहे सदन से, और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले, पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी को मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है। मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाए। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो। एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होती है। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत करो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे, और ये आप प्रत्याहार करें। मैं मेरे मित्र माननीय अधीर रंजन जी से विज्ञापन पूछना चाहता हूँ कि इनके पंजाब के माननीय सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं, इनके दिल्ली के नेता सतीश दीक्षित जी रोज बयान पे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या मत है इसके विषय में? हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, और माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री है और उनको बोलने का अधिकार भी और बैठने का अधिकार भी है, आप सब जानते हैं। रमेश बितूड़ी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जिसमें देश की अस्मिता, वैभव को चोट पहचाने वाली जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए बिल लाया गया अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहाँ भारत में सभी दुनिया के देशों के दूतावास है, सभी राज्यों के यहाँ पर भवन है, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहाँ भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहाँ इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं अध्यक्ष जी, जब कोई अनार की लोक सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखी है, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभावि युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो
दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूँ। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास वो बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूँ, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अत्यधिक छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, पौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूँ, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा। सर अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया, जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी, उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देख के दिल्ली वासियों के साथ झूठे वायदे करके कहा, इस पौने दुर्योधन ने, मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहाँ ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल दिल्ली कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए, दिल्ली में कोई गिनवा कर, आप दिल्ली देश की राजधानी में हमारे सांसद के रूप में सबसे बैठे हुए, गिनवा कर बताएं और वो रिपोर्ट रखें तो छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा, पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बोला दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, न खाता न बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी, दादागिरी का परिचायक बन जाए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी, उसने कहा इसके लिए तैयार बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर किए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप ये तो जाकर देखिए पुरानी में कमीशन ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था अध्यक्ष जी। दूसरा, इनका चीफ सेक्रेटरी को खुलकर अभी अग्नि कागज कह रहे थे, बिल्कुल ठीक था, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पूछवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का, किसी परेशानी से होकर
दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के दुष्ट नहीं है। अधिकारी, 2 अधिकारियों ने तो जो सूरबीर और बदूबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूँ। उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अधिकारिता, भ्रष्टाचार में इस पौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया, हमने नहीं बताया। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल और बाद में इन्हीं की चूल्हे में चूल्हे लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एक बार केजरीवाल बोल रहा था जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेज दूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में छूल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं इसके बताता हूँ, भ्रष्टाचार की सूची लीकर से हम किसको नहीं पता है सर? तुम्हारे घर में ईडी आ जाए। नहीं नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात है। एक मिनट सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस है और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास है शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने के बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी। और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात बार बार लेके आ रही हूँ। बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं। और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सबने काम नहीं किया। ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को एंगेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के, कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखोरों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये 2 शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस,
मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस, एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस between domestic politics or domestic needs and national needs, because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements, because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting. India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the central government of India has been given the primacy even in the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person by whichever method has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck, and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here, the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of शराब घोटाला. शराब घोटाले में गवाही उसकी है कि किस तरीके से कोने में ले जाकर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे. उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा? क्या गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है. 4 लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी. बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए. आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, उसका इलाज है. और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल
अरे एक्सटेंशन क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ। जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-5 हजार पेज है। Legislative Assembly shall have the power to make laws all or part of the NCT. Which is inclusive of what state subject and the concurrent list also. When the services are removed, what will happen, sir? अब तो गठबंधन में पार्ट नहीं होता, होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, we are not part of गठबंधन, but I am telling you, the center we can understand has overriding powers, but these overriding powers have to be used how, sir? Rationally, ethically, democratically, and morally also. How ethically and morally, 100% this is against the 239 AA. This is not only applicable to a Delhi governance, sir. It is applicable to all the states where the opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The unitary, it was reduced to UT because of some other reason. But elected government was demolished also. So we are not against the ordinances. Ordinances have to be moved. This government has moved 80, they have promulgated 80 ordinances. But no ordinance should violate the fundamental federal and democratic values of the governance. If the bureaucracy has to report it a non-elected person, what should the elected government do? That is finally what is happening here. And as Lekiji was saying, that they have created an authority, National Capital Civil Services Authority. Very good. It is headed by the 3 members. We understand. As the other MPs spoke, it is a matter of the majority. When 2 of them are controlled by the center, what can the Chief Minister do there? And this authority will recommend for the postings, for the transfers, for the disciplinary matters of all the bureaucrats. When they can do that, he cannot disturb us. We are not disturbed her also. We are not disturbed her, sir. I am not yielding, sir. Sir, I am not yielding, sir. We are not disturbed her also. When the authority, no, sir. I am not yielding, sir. Why should we yield, sir? When the authority can recommend everything and when the LG can take a call on that, what is the role of the authority? What is the role of the Chief Minister there? It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The ordinance is just spoken about and the things are happening in Delhi, sir. The State Business Minister was saying that. And some of the departments also what is happening. The case was there are so many authorities. There are 50 authorities which are controlled by the central government. What is the elected government meant for, sir? All these authorities, let it be water regulatory, transport, tourism, jail code, all these are controlled. And these secretaries have started behaving funnily. They would want to report only to the LG, not to the concerned ministers. If this continues, what will happen, sir? Even there is a wording of Supreme Court also, 2018 and 23, which is against this. They clearly says that the LG does not have any independent decision-making power. So, if we can draw lines wherever we want, and if we don't want the lines to be drawn, what can the government do? This is not the way to do. I honorably request the Home